नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं सलमान खान फायरिंग मामले से। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों विकी गुप्ता और सागर पाल को अदालत में पेश किया गया, जहां उसकी 4 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है। इसी बीच इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने उन दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने शूटरों को 2 बंदूकें दी थी। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। सलमान खान फायरिंग केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच ने शूटरों को बंदूक देने वाले 2 शख्स को पंजाब से पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों के नाम सोनू, सुभाष चंद्र और अनुज थापन है। अनुज थापन ट्रक पर हेल्पर का काम करता है, जबकि सुभाष खेती का काम करता है। अनुज पर पहले से अपराध दर्ज हैं और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है। दोनों ने पनवेल में 15 मार्च को 2 पिस्तौल डिलीवर की थी। इस बीच अदालत ने पहले से गिरफ्तार दोनों शूटरों की पुलिस रिमांड बढ़ा दी है। सलमान खान के घर के बाहर फायर करने वाले आरोपियों की शिनाख्त पर पुलिस सूरत में तापी नदी से 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन और 17 कारतूस बरामद कर चुकी है। लेकिन पुलिस की माने तो अब भी 18 कारतूस की तलाश बाकी है। विकी गुप्ता और सागर पाल दोनों को पुलिस ने आज फिर से कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने दोनों की 29 अप्रैल तक पुलिस रिमांड बढ़ा दी। इसके पहले अदालत में 10 दिन का जांच का ब्यौरा देते हुए पुलिस ने बताया कि फायरिंग के बाद से दोनों आरोपियों ने 3 बार अपने कपड़े बदले थे और हुलिया भी बदलने की कोशिश की ताकि वो पहचाने ना जा सके। दोनों आरोपियों के पास कुल 40 गोलियां थी, जिसमें से 5 राउंड फायर किए थे। 17 नदी से बरामद हुए, बाकी की 18 कारतूस की तलाश जारी है। आरोपियों ने वारदात के दौरान 3 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही फोन मिल पाया है। 2 मोबाइल फोन की तलाश जारी है। पुलिस ने यह भी बताया कि मास्टरमाइंड से बात करने के लिए आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन में एक ऐप डाउनलोड किया था, लेकिन उस ऐप से बातचीत के लिए वाईफाई दूसरे मोबाइल से कनेक्ट कर रखा था। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि दोनों की सलमान खान से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, इसीलिए किसके कहने पर दोनों ने वारदात को अंजाम दिया और आर्थिक मदद कहां से मिली, इसकी जांच भी करनी है। दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहे हैं और हथियारों की बरामदगी हो चुकी है, इसलिए अब और पुलिस रिमांड की जरूरत नहीं है। वकील ने आरोपियों को गरीब बताकर उनका बचाव करने की कोशिश भी की। जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी से अपने को जानने और सुनने समझने को मिल रहा है, उसके हिसाब से एक्यूज्ड एक जो है पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए उन्हें घटना की गंभीरता और उसके परिणाम के बारे में पूरी तरह से वो अनभिज्ञ थे। उन्होंने हो सकता है कि कौतूहलवश या किसी कारणों से वो अंजाम दिया। पुलिस मामले में अनमोल और लॉरेंस बिश्नोई को पहले ही आरोपी बना चुकी है। अब उसने रिमांड कॉपी में वारदात के तार अंतर्राष्ट्रीय संगठित गिरोह से जुड़े होने का जिक्र किया है। मतलब साफ है, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए मुंबई पुलिस अब मामले में मकोका कानून लगाने की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। मुंबई से कैमरामैन संदेश बाइकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और चुनावी मौसम है और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिया गया एक बड़ा फैसला बेहद चर्चा में है। राज्य के 21 चीनी मिलों को कर्ज देने के लिए सरकार गारंटर बनी है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये बूस्टर डोज है बीमार चीनी मिलों को या फिर चुनिंदा के लिए ही ये फैसला लिया गया है फायदा पहुंचाने के लिए। सवाल इसलिए क्योंकि 21 चीनी मिल में से जो 15 चीनी मिल है जिसका प्रबंधन है वो सत्ताधारी पार्टी या फिर गठबंधन से जुड़े नेताओं से जुड़ा हुआ है। और दिलचस्प ये भी है कि 6 मिल इनमें से ऐसे हैं जो कि विरोधी पक्ष के नेताओं से जुड़े हुए हैं। तो चीनी सहकारी समितियां जो हैं महाराष्ट्र राज्य में, उसका बड़ा आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव है। इस पर विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चीनी मिलों को बूस्टर डोज चुनाव के मौसम में मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने 21 चीनी मिलों को कर्ज की गारंटी दी है। इनमें से 15 के प्रबंधन में जो लोग लगे हैं वो या सरकार में शामिल दलों से जुड़े पुराने नेता हैं या फिर हाल ही में जिन्होंने पार्टी बदली है। 2 मिलों का प्रबंधन उन नेताओं के हाथों में है जो शिवसेना के विभाजन के समय एकनाथ शिंदे के साथ रहे। 5 मिलों का प्रबंधन वो नेता देखते हैं जो एनसीपी में टूट के समय अजीत पवार के साथ आए। 1 मिल का प्रबंधन कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेता के पास है, तो 1 मिल का प्रबंधन एनसीपी से बीआरएस में शामिल हुए एक विधायक के पास है। सूची में वो मिल भी हैं जिनका संचालन कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेता करते हैं। इन 6 मिलों में से 2 का प्रबंधन एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं के हाथ में है। 1 का प्रबंधन कांग्रेस से जुड़ा है तो 2 का प्रबंधन निर्दलियों से और 1 राजनीतिक तौर पर किसी के साथ नहीं। शिंदे की शिवसेना के प्रवक्ता कहते हैं कि ये ग्रामीण औद्योगिकरण का इकलौता तरीका है। जो 21 साकर कारखानाओं ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से या दूसरे बैंकों से कर्जा लिया है, हमारी सरकार उनके साथ गारंटर बनकर खड़ी है। वो इसलिए क्योंकि हज़ारों किसान
ये मिलों में काम करते हैं और लाखों किसान जो अपना उत्पादन, उनका गन्ना, उनका फसल ये मिलों में देते हैं। तो अगर हमने मिलों को बचाई और ताकत दी तो उसका मतलब ये है कि हम हमारे लाखों किसान भाइयों और बहनों को ताकत दे रहे हैं। परंपरागत रूप से सहकारी चीनी क्षेत्र जो कि पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर हावी है, उन्होंने खुद को कांग्रेस और एनसीपी से ही जोड़े रखा। लेकिन 2019 से उल्लेखनीय परिवर्तन दिखना शुरू हुआ जब भाजपा ने विरोधी गुटों से चीनी के दिग्गजों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। नतीजे के तौर पर कई प्रभावशाली परिवार उनकी तरफ आए भी, हालांकि भाजपा की पहुंच अब भी 10% से भी कम यहाँ बताई जाती है। महाराष्ट्र में 195 चीनी मिलें हैं, करीब 2.5 करोड़ किसान और कामगार इससे किसी तरह से जुड़े बताए जाते हैं। 16 से ज्यादा ऐसी सीटें बताई जाती हैं जो कि अत्यंत रूप से प्रभावित हैं गन्ने की वजह से। जो चीनी मिल के दिग्गज हैं, बड़े मालिक हैं, वो राजनीति से जुड़े हुए हैं और सत्ता में बने रहने के लिए अक्सर पाला बदलते रहते हैं। महाराष्ट्र की इकोनॉमी मेरे ख्याल से रूरल इकोनॉमी बहुत बड़ी शक्कर कारखानों पे चलती है। वो पैसा घूमता है, किसान के पास जाता है, वो किसान के थ्रू। महाराष्ट्र एक अगर समृद्ध राज्य के रूप में देखती हैं, वो बड़ा रोल शक्कर कारखानों का है। तो ये शक्कर कारखानों को हेल्प करना चाहिए था और बहुत लेट हेल्प आया है। एन इलेक्शन के समय आया है, ये तो होना ही था। तो ये एक तरह का सत्तारूढ़ दल में बांटी गई रेवड़ी है। इलेक्शन के ठीक पहले बांटी गई है, जैसे हर जगह बांटी जाती है। लेकिन ये बंटने के पीछे सार्वजनिक कारण है, होना चाहिए था। पुराने जो शक्कर कारखाने हैं, 70 साल पुराने शक्कर कारखाने, बड़े शक्कर कारखाने हैं जिसमें लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से ये चुनाव करते समय कुछ गड़बड़ हो गई है। पिछले साल सितंबर में 34 में से केवल 5 मिलों को कर्ज के लिए सरकारी गारंटी मिली थी। इनमें कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले अशोक चौहान की भावराव चौहान मिल भी शामिल थी, जिसे 147 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी मिली। कांग्रेस से बीजेपी में आए धनजीराव साठे की संत कुमार दास मिल, एनसीपी अजित पवार गुट के नेता कल्याण काले की सहकार महर्षि वसंतराव काले मिल और अजीत के करीबी प्रशांत काटे की श्री छत्रपति मिल को भी सरकारी गारंटी मिली। एक अनुमान के मुताबिक सहकारी मिलें हर सीजन में लगभग 10,000 करोड़ रुपए कर्ज के जरिए जुटाती हैं। गन्ने के मूल्य से लेकर चीनी मिलों से किसानों का बकाया भुगतान कराने तक में राज्य सरकार का दखल रहता है। गन्ने से बिजली और इथेनॉल उत्पादन की तकनीक ने इसका दायरा और बढ़ा दिया है। ऐसे में घाटे और मुनाफे की हालत में राजनीति प्रभावित होती रहती है। महाराष्ट्र की जो 250-300 शक्कर कारखाने, उनमें आधे से ज्यादा बंद पड़े हुए हैं ऑलरेडी पूरी तरह से। तो ये लैक ऑफ रिसोर्स है। बहुत सारा महाराष्ट्र बैंक जो है उनको सहकारी बैंक देता था, उसमें बहुत सारे घपलों के आदेश निकले और वो सब फिर वो भी रुक गया। तो अब महाराष्ट्र सरकार उनको गारंटी दे रही है। अब एक गारंटी की समस्या ये है कि शक्कर कारखाने पुराने नुकसान में हैं। तो गारंटी आप किसकी लेते हैं? गारंटी उसकी लेते हैं कि जो चुका पाएगा। बहुत डाउटफुल है कि शक्कर कारखाने पैसे चुका पाएं। पहले चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र था, पर बीते 3 सालों से उत्तर प्रदेश को ही नंबर 1 बताया जाता है। महाराष्ट्र में जो सांठगांठ दिखती है सहकारी चीनी मिल और राजनीति की, वो सांठगांठ और समीकरण उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आते। महाराष्ट्र में कई चीनी व्यापारी, विधायक, सांसद, मंत्री बन चुके हैं और अधिकांश मिलों की आप देखें तो किसी न किसी तरह से राजनीतिक दलों से उनका संबंध जरूर देखा जाता है। लेकिन उनमें से सभी को कर्ज के लिए सरकार की गारंटी नसीब नहीं होती। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड।
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। इस बार खास बात यह है कि 10वीं का जो रिजल्ट है वो बीते साल की तुलना में 5% कम रहा, तो 2022 की तुलना में 12वीं का रिजल्ट 8% कम रहा। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा फरवरी में 10वीं और फरवरी मार्च के महीने में 12वीं की परीक्षाएं आयोजित कराई गई थीं। इन परीक्षाओं में लगभग 18 लाख छात्र शामिल हुए थे। शिक्षा विभाग शिक्षा के स्तर को सुधारने और रिजल्ट को बेहतर बनाने के दावे करता है, लेकिन जो परिणाम सामने आए हैं उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। रिजल्ट्स तो जब भी खराब होते हैं तो उसके दो ही लोग जिम्मेदार होते हैं, या तो बच्चे या टीचर। अब बच्चे तो पिछले साल भी वही थे जब रिजल्ट बेहतर आया था, और जब रिजल्ट बेहतर आया था तो टीचर्स ने अपनी पीठ ठोक ली थी कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, हमारा इतना % हो गया, हमारा उतना % हो गया। बस यही जो है थोड़ी सी हमारे शिक्षकों के चरित्र में यहाँ पे कमी दिखाई देती है कि अगर कुछ अच्छा है तो वो हमने किया और कुछ गड़बड़ हो गया तो उसके लिए उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं। तो चुनाव तो भाई साहब आपके नवंबर तक चुनाव की काम ख़त्म हो गए थे। पीक पीरियड जो पढ़ाई का होता है वो तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तभी आपके एग्ज़ाम होते हैं। तो 2 महीनों में तो हम किसी भी बच्चे को उसकी रेमेडियल क्लासेस लगा के, उसका एक्स्ट्रा कोचिंग करके, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस करके, उसके पेरेंट्स से बात करके, उसको 1 to 1 मार्क करके उसको कम से कम पास मार्क्स तक तो ले जा सकते हैं। जब तक आप लगाम ही नहीं कसेंगे, जब तक आप टीचर्स को मोटिवेट नहीं करेंगे, जब तक टीचर्स की आप मार्किंग नहीं करेंगे, वो बच्चे की नहीं करेंगे। जब 5 सब्जेक्ट में बच्चा पास हो रहा है तो सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट तो वो वैसे ही छोड़ रहा है ज़्यादातर। इसके हालांकि बहुत नुकसान हो रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे मैथ्स छोड़ रहे हैं या इंग्लिश छोड़ रहे हैं, लेकिन आगे जाके तो उन्हें ये पढ़ना है। तो भी बच्चे अगर ठीक से पास नहीं हो रहे हैं तो इसकी जांच जो है ना बहुत गहराई से, सूक्ष्मता से इसका एनालिसिस, विश्लेषण होना चाहिए और इसके बाद फिर नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। जिन बच्चों ने परीक्षाएं दी वे अपने परिणाम से खुश तो हैं, लेकिन कुछ मलाल भी है। वहीं जिन बच्चों ने टॉप किया उनका मानना है कि अभी स्कूल शिक्षा विभाग में कुछ और सुधार की जरूरत है। आपने 10th की परीक्षा दी थी, कितने % बना? 89.4। किस तरह से पढ़ाई की थी आपने? सेल्फ स्टडी की थी। सेल्फ स्टडी की थी। तो 89% कुछ मलाल तो नहीं है कि कम है, और 90 से ऊपर होना चाहिए थे, लगता है ना बच्चों को? होने चाहिए थे, मुझे ही थोड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। प्राइवेट से सरकारी में आई हैं, तो क्या लगता है यहाँ पर बेहतर एजुकेशन मिलेगी? हाँ। मिलेगी। क्या लगता है आपको कि जिन बच्चों के कम % आए, क्या वजह रही होगी? एक सही गाइडलाइंस भी कह सकते हैं कि सही गाइडलाइंस नहीं मिली, और जो सही प्रिपरेशन करनी चाहिए, और जिस प्रकार से बच्चे पढ़ाई को बहुत लोड में लेते हैं और कंसेप्ट की तरफ नहीं जाते, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है बच्चों की कि वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। इसमें बहुत सारे टीचर्स भी काफ़ी अपना पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चों की भी बहुत बार गलती होती है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इसका एक रीज़न हो सकता है। गवर्नमेंट स्कूल में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर किसी सरकारी कोई भी काम हो रहा है, जैसे कि इलेक्शन आ गए, तो उसमें भी टीचर्स ध्यान नहीं दे पाते, उनकी कहीं और ड्यूटी लग जाती है। तो ये भी मेजर गवर्नमेंट में ये मेजर प्रॉब्लम कह सकते हैं। गवर्नमेंट अपना एक थोड़ा प्रयास करे और एक अच्छी बुक को प्रिंट करवा के बच्चों को दे, तो एक बच्चों को एक तो परचेस नहीं करनी पड़ेगी, और एक बच्चों को बहुत सहूलियत भी रहेगी कि वो उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी रहेगी, क्योंकि एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो रेफरेंस बुक रहती है तो वो एकदम कम्प्लीटली एनसीईआरटी की तरह नहीं रहती है। विभाग का मानना है कि अध्यापन का कार्य कम हो रहा है। खराब रिजल्ट की जल्द समीक्षा की जाएगी, उसके बाद सुधार का काम किया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षण का कार्य उस अनुरूप नहीं हो पा रहा है जैसा कि होना चाहिए। तो अब ये एनालिसिस की जाएगी कि किन कारणों से ये अध्ययन का कार्य कम हो पा रहा है, और फिर उस पर सुधार का काम किया जाएगा। अभी रिज़ल्ट हम लोगों ने घोषित किया है, अब इसकी जिलेवार, विषयवार समीक्षा करेंगे, और उसमें कहाँ पर क्या कमी रही है, किन एरियाज़ में, किन सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम्स आई हैं, उनकी एनालिसिस करके और फिर जो भी रेमेडियल एक्शन है, जो भी सुधार के काम है, वो करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा जारी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में जिस तरह से पिछले साल की तुलना में इस साल कमी आई है, जो प्रतिशत है उसमें कमी आई है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कई सारी चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करना है, कई सुविधाएं देना बाकी है। तो वहीं बोर्ड का कहना है कि समीक्षा करेंगे, कुछ ज़िलों ने अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ ज़िलों ने पुअर किया है, जिन्होंने पुअर किया है उनकी समीक्षा की जाएगी। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि जब अच्छे परिणाम आते हैं तो शिक्षक अपनी पीठ थपथपाते हैं, और अगर आप जब
खराब परिणाम आए हैं तो तब भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए। कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इज़हार हसन खान। और संयुक्त राष्ट्र की संस्था वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि भारत समेत पूरे एशिया में जलवायु परिवर्तन की वजह से क्लाइमेट से जुड़े डिजास्टर की संख्या बढ़ती जा रही है और जान माल का नुकसान भी। इसी के साथ रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि आने वाले समय में नुकसान और भी बड़ा हो सकता है। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट देखिए। एशिया में जलवायु की हालत पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO की रिपोर्ट डराने वाली है। रिपोर्ट कहती है कि एशिया दुनिया के औसत से भी ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। भारत में पिछले साल अप्रैल से जून के दौरान भीषण गर्मी से 110 लोगों की जान गई। जून, जुलाई और अगस्त 2023 के दौरान बाढ़ और तूफान से भारत, पाकिस्तान और नेपाल में 600 से अधिक की मौत हुई। अगस्त 2023 में बाढ़, जमीन खिसकने से हिमाचल, उत्तराखंड और कई दूसरे राज्यों में भारी नुकसान हुआ। इस आपदा में 25 लोगों की जान चली गई और बुनियादी ढांचे और खेती को बहुत नुकसान हुआ। मिचोंग साइक्लोन पिछले साल 5 दिसंबर को दक्षिणी आंध्र प्रदेश में तट से टकराया। इसके असर से दक्षिण पूर्व भारत में 22 लोगों की मौत हुई थी। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में भारत में जलवायु परिवर्तन का मॉनसून पर पड़ रहे असर का विस्तार से जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल 2023 के दौरान भारत में मॉनसून की बारिश पहले देर से शुरू हुई, फिर अगस्त महीने में तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और इस वजह से बारिश जो है उसमें अप्रत्याशित गिरावट दर्ज की गई। जून से सितंबर के बीच मॉनसून 2023 के दौरान बारिश औसत से 6% तक कम हुई। सभी हाइड्रो पावर प्लांट और 84 गांव व कस्बे प्रभावित हुए थे। 4000 से ज्यादा घर बर्बाद हो गए। 90,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन में हमने करीब 40,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया और लंबे समय तक रिलीफ कैंप चलाया गया। 2023 में एशिया का औसत तापमान 1991-2020 से 0.91 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, जो अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा तापमान रहा है। इसकी वजह से ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार बढ़ी है। WMO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 4 अक्टूबर 2023 को साउथ लोनाक में ग्लेशियर झील फटने से उत्तरी सिक्किम में तीस्ता बांध को भारी नुकसान हुआ। इस आपदा की वजह से 100 से ज्यादा मौत हुई, 70 लोग लापता हुए और 90,000 पर इसका असर पड़ा। इस तरह की आपदा की बड़ी वजह जलवायु में बदलाव की वजह से ग्लेशियरों का पीछे हटना है। देखिए, अगर आप वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा कल के लिए हीट वेव टू सीवियर हीट वेव काफ़ी हिस्सों में होने का अनुमान है। इसलिए आज से ही हमारा अगले 3 दिन के लिए वहाँ रेड अलर्ट है। अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, बिहार की बात करें, वहाँ भी हीट वेव हो सकता है। वहाँ भी हमने 5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। ऑरेंज अलर्ट वहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम टेम्परेचर भी ज़्यादा है, हीट वेव है, उसके साथ मिनिमम टेम्परेचर, रात के टेम्परेचर भी नॉर्मल से ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी आने वाले 4-5 दिनों में, वेस्ट यूपी में तो खैर कल से हीट वेव आएगा, और लेकिन इस यूपी में भी, इस राज्यों में भी हीट वेव आने का आने वाले 4-5 दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसके लिए भी हमने अलर्ट दे रखा है। जाहिर है जलवायु परिवर्तन की वजह से क्लाइमेट से जुड़ी आपदाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2023 में
करीब 79 क्लाइमेट से जुड़ी आपदाएं दर्ज की गईं। इनमें 80% से ज्यादा बाढ़ और तूफान से संबंधित आपदाएं थीं। इनकी वजह से 2000 लोगों की मौत हुई और करीब 90 लाख लोग प्रभावित हुए। यानी जलवायु परिवर्तन का खतरा बड़ा हो रहा है और इसके साथ ही इससे निपटने की चुनौती भी। मौसम भवन से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।